हेलो एवरीवन। तो आज मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ, अपने एक नए टॉपिक के साथ। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेंगे कि एक्चुअली में इंडियन पॉलिटी है क्या हमारी। ठीक है ना, इंडियन पॉलिटी के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे। तो सभी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे, ताकि जब आगे हम डिटेल स्टडी करें तो एटलीस्ट आप लोगों को पता हो कि इन सब के अंदर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इंडियन पॉलिटी के कुछ कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब वो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं देखिए, स्टेट, गवर्नमेंट एंड पीपल। ठीक है ना, हमारी जो पूरी इंडियन पॉलिटी है वो इन्हीं तीन कंपोनेंट के आसपास घूमेगी। या तो हम उसमें स्टेट की बात करेंगे, या तो हम गवर्नमेंट की बात करेंगे, या तो हम पीपल के बारे में बात करेंगे, यानी कि हम लोगों के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, इन तीनों के अलावा हम किसी और चीज़ के बारे में पूरी पॉलिटी में बात ही नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो इन्हीं के आगे पीछे सारी पॉलिटी हमारी चलने वाली है। तो एक एक करके सब चीज़ों का एक डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं हम कि क्या क्या है इन सबके अंदर, और ये मैंने क्या चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा स्टेट। ठीक है, अब स्टेट, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करूँगी कि स्टेट हम किसको कहेंगे। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, चंडीगढ़ है। ठीक है ना, ये सब, इन सब स्टेट के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर एज अ स्टेट हम इंडिया को लेकर चल रहे हैं। ठीक है ना, एक कंट्री को लेकर चल रहे हैं हम, और उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए स्टेट के अंदर क्या है, सर्टेन लैंड। ठीक है ना, तो हर स्टेट में एक सर्टेन टाइप ऑफ लैंड होगी, यानी कि एक निश्चित भूभाग होगा। ठीक है, निश्चित भूभाग होगा एक राज्य के अंदर। अब भूभाग कैसे होगा, मीन्स कि एक बाउंड्रीज डिफाइन होनी चाहिए। ठीक है ना, जब तक बाउंड्रीज ही डिफाइन नहीं होंगी तब तक आप कैसे बता पाएंगे कि ये एक स्टेट है। तो बाउंड्रीज डिफाइन होना बहुत ज़रूरी होता है स्टेट के लिए। ठीक है ना, तभी तो अगर हम इंडिया के अंदर भी देखें, अगर हम स्टेट्स, तो उसके अंदर आपको पता है कि बॉर्डर्स होते हैं, तो उन्हीं बॉर्डर्स के अकॉर्डिंग हम पता चलता है हम लोगों को कि उत्तर प्रदेश है, यहाँ से यूपी है, या यहाँ से दिल्ली स्टार्ट हो गया है हमारा। तो बॉर्डर्स डिफाइन होने बहुत ज़रूरी हैं किसी भी स्टेट के लिए। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सर्टेन पॉपुलेशन। ठीक है ना, तो अब हमारे पास भूभाग तो है, निश्चित भूभाग है हमारे पास, लेकिन उस पर रहने वाली कोई जनजाति ही नहीं है। वो भीड़ जंगल को तो हम लोग स्टेट नहीं बोलेंगे ना, ऐसे तो पता नहीं कितने द्वीप हैं वरना। ठीक है ना, तो वहाँ पर एक निश्चित क्या होनी चाहिए, एक पॉपुलेशन भी होनी चाहिए उस निश्चित भूभाग के ऊपर। ठीक है ना, तो पॉपुलेशन भी एक बहुत ज़रूरी कंपोनेंट होता है स्टेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, गवर्नमेंट। ठीक है ना, अब हम सब अच्छे से जानते हैं कि एक गवर्नमेंट कितना बड़ा रोल प्ले करती है हमारी स्टेट के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, सोचिए अगर गवर्नमेंट ही नहीं है, ठीक है ना, एक इमेजिन करिए सिचुएशन कि गवर्नमेंट नहीं है किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में, तो वो कंट्री कैसी होगी। वहाँ पे ना कोई रूल्स होंगे, ना रेगुलेशन होंगे, जिसका जो मन करेगा वो करेगा, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है, उसे तो कुछ बताया ही नहीं गया ना कि क्या उसके लिए लिमिट्स हैं, कि मतलब कितनी उसकी लिमिट्स हैं। ठीक है ना, क्या वो कर सकता है, क्या वो नहीं कर सकता, कोई भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशंस है ही नहीं। ठीक है ना, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो सोचिए कैसी कंडीशन होगी। इसीलिए गवर्नमेंट हमारा एक बहुत मेन रोल प्ले करती है एक स्टेट के अंदर, हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स को मेनटेन करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाती है। ठीक है ना, अगर किसी भी पर्सन का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसे पनिशमेंट भी कौन देती है, हमारी सरकार ही देती है। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर किसी स्टेट के अंदर गवर्नमेंट नहीं है तो हम उसको स्टेट नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, तो अब हमारा जो लास्ट कंपोनेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ये एक स्टेट का। ठीक है ना, अगर ये तीनों चीज़ें भी हैं, सर्टेन लैंड है, सर्टेन पॉपुलेशन है, ठीक है ना, गवर्नमेंट है, लेकिन ये लास्ट कंपोनेंट नहीं है, दैट इज़ सवर्जेनिटी। ठीक है ना, संप्रभुता नहीं है, तो हम उस स्टेट को स्टेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि 1950 26 जनवरी से पहले गवर्नमेंट हमारा जो इंडिया था वो सोवेरेजन स्टेट नहीं था। ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 से पहले हमारा जो इंडिया था वो सोवेरेजन स्टेट नहीं था। जब 1950 में 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू किया गया, उसके बाद से हमारी जो कंट्री बनी वो सोवेरेजन स्टेट बनी। उससे पहले संप्रभुता नहीं थी हमारे देश में। कैसे नहीं थी, उस वक्त सर्टेन लैंड भी थी, सर्टेन पॉपुलेशन भी थी, गवर्नमेंट भी थी, बेशक ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, बट गवर्नमेंट थी। लेकिन सवेरेजिनिटी का जो मतलब होता है ना, वो ये होता है कि जो भी डिसीजंस होंगे वो स्टेट के अपने होंगे। ठीक है ना, उसमें कैसे कोई भी इंटरनली या एक्सटर्नली इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई भी आंतरिक या बाहरी
ठीक है ना। कोई भी आंतरिक या बाहरी कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है ना। वो अपने में स्टेट एक अपने में सक्षम है अपने डिसीजंस को लेने में। अगर कोई भी इंटरफेरेंस हो रहा है दैट मीन्स वो स्टेट सवेरेन स्टेट नहीं है, वहाँ पर संप्रभुता नहीं है, ठीक है ना। तो संप्रभुता एक स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। हमारी जो गवर्नमेंट भी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, उन सभी के पीछे भी जो पावर होती है वो यही होती है, ठीक है ना। सोवेरेनिटी ये संप्रभुता की पावर ही होती है उन सभी के पीछे भी, ठीक है ना। तो ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका स्टेट के बारे में। आपको लोगों को समझ में आया होगा कि स्टेट हमारी एक्चुअली में क्या है, हम किसको बोलेंगे स्टेट, ठीक है ना। तो ये चारों कंपोनेंट जहाँ होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा कंपोनेंट। गवर्नमेंट के बारे में हम अभी बात करेंगे, पहले हम पीपल के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि हम लोग। अब हम लोगों की क्या होंगी, या तो हम लोगों की कुछ ड्यूटीज़ होंगी ये, ठीक है ना, जो कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे पार्ट 4A में, ठीक है ना। या तो हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स होंगी जो कि हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में अपने, ठीक है, जो कि हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में अपने पार्ट 3 में, ठीक है। तो इन दोनों के अलावा तो एक हम लोग कोई या तो हमारी ड्यूटीज़ होंगी या तो हमारे कुछ राइट्स होंगे, ठीक है ना। तो हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे अपने आगे वाले टॉपिक में, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ लेते हैं गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है ना। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है ना। 3 कंपोनेंट होते हैं गवर्नमेंट के अंदर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है ना। अब एक एक करके इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आती है हमारी लेजिस्लेचर। अब देखिए हम लोग देखते हैं ना कि नए नए रूल्स बनते हैं, नए नए रेगुलेशंस बनते हैं, लॉज बनते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती हैं। तो वो कैसे होती हैं, वो कौन करता है, ठीक है ना। तो जो लॉज को बनाने का काम होता है, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने का काम होता है, वो सब किसका होता है, वो सब लेजिस्लेचर का ही काम होता है, विधायिका का ही काम होता है वो सब, ठीक है ना। अब पॉलिसीज़ तो बन गई, ठीक है। अब उन्हें इम्प्लीमेंट भी तो किया जाएगा ना। पॉलिसीज़ सिर्फ दिखाने के लिए तो नहीं बनती ना कि पॉलिसीज़ बन गई, उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है, लॉस को इम्प्लीमेंट भी किया जाता है, कानून को, विधि को, ठीक है ना। तो उन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है, उन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है हमारा एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, ठीक है ना। उन्हीं सबको एक्शन में लाने का काम करता है हमारे एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। अब जुडिशरी का क्या काम होता है, जुडिशरी का काम होता है ये देखना कि जो भी लेजिस्लेचर ने, जो भी विधायिका ने कानून बनाए हैं या विधियां बनाई हैं, उन सभी को अच्छे से एक्शन में लाया जा रहा है या नहीं लाया जा रहा। कहीं एग्जीक्यूटिव किसी लॉ का वायलेशन तो नहीं कर रही है, ठीक है ना। या जो विधायिका ने कानून या लॉज बनाए हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हों या फिर उसके बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहे हों, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों का काम कौन करता है, जुडिशरी देखती है इन सब चीज़ों को। या फिर कहीं किसी पर्सन का या किसी का कोई राइट वायलेशन तो नहीं हुआ रहा, या किसी के कोई एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो उन सभी को पनिशमेंट देने का भी काम कौन करता है, हमारी जुडिशरी ही करती है, हमारी न्यायपालिका ही करती है, ठीक है ना। तो ये सभी हो गया गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है ना। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होती हैं वो दोनों एकदम सेपरेट होती हैं। ना तो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेरेंस कर सकती है और ना ही एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के काम में इंटरफेरेंस कर सकती है, ठीक है ना। ये दोनों बिल्कुल सेपरेट होती हैं। अब ये क्या सेपरेट हमेशा से थी, नहीं, ये सेपरेट हमेशा से नहीं थी, ये सेपरेट हुई थी आपकी 85 में। अब क्या हुआ था कि 1772 में लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बना था वॉरेन हास्टिंग, ठीक है। 1774 में हमारा पहला सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था, कहाँ पर, कैलकाटा में। बाद में वो दिल्ली में ट्रांसफ़र हुआ था। पहले जो सुप्रीम कोर्ट हमारा बना था, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, वो हमारा कैलकाटा में इस्टेब्लिश हुआ था। कब हुआ था, 1774 में, ठीक है। तो 72 में वॉरेन हास्टिंग बना और 74 में हमारा सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था। और उसके चीफ जस्टिस कौन बने थे, लॉर्ड एलिजा इम्पे बने थे। तो वॉरेन हास्टिंग जो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ करने लगा लॉर्ड एलिजा इम्पे के साथ फ्रेंडशिप करके, जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। तो क्या हुआ उसके बाद में 1784 में क्या आया, आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया। और एज़ पर दिस एक्ट 1785 में इम्पीचमेंट लगाकर वॉरेन हास्टिंग को उसकी पोस्ट से हटा दिया गया। और उसी के बाद से जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को एकदम सेपरेट कर दिया गया ताकि अपनी पावर्स का कोई भी मिसयूज़ ना कर सके, ठीक है। अब हम थोड़ा सा लेजिस्लेचर को भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि लेजिस्लेचर के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हम पैरेलल पढ़ेंगे स्टेट और सेंटर को साथ में पढ़ेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए लेजिस्लेचर के अंदर आपकी एक सेंटर की लेजिस्लेचर होती है जो कि होती है पार्लियामेंट, ठीक है ना। यानी कि हमारी जो सेंट्रल की लेजिस्लेचर होती है वो कौन सी होती है, हमारी पार्लियामेंट, संसद। और जो हमारी स्टेट की लेजिस्लेचर होती है वो होती है हमारी स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है ना, यानी कि विधानमंडल, ठीक है। अब देखिए जो पार्लियामेंट होती है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं मेन, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है ना। प्रेसिडेंट के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, सारा डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम प्रेसिडेंट को लेकर, उनकी पावर्स वगैरह सभी को हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। और अभी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब सेंटर में क्या होती है हमारी पार्लियामेंट, ठीक है ना। पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या आते हैं हमारे प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है ना। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर जो होती है, स्टेट जो होती है उसकी जो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कौन कौन आते हैं यहाँ पे, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है ना। तो गवर्नर के बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, ठीक है ना। जैसे कि पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा होती है, ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना, एक इक्वल ही पोजीशन पर आप देख सकते हैं इन दोनों को, ठीक है ना। तो लोकसभा के अंदर क्या क्या होता है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो लोकसभा के अंदर हम इसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं। हम इसको फर्स्ट हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, यानी कि हम लोग चुनते हैं हमारे अपनी प्रतिनिधि को, ठीक है ना, हम लोग चुनकर भेजते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। और राज्यसभा जो होता है उसके अंदर होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से चुनकर जाते हैं, जिन्हें हम जो मेंबर्स चुनते हैं वो हमारे बिहाफ पर इस राज्यसभा में वोटिंग करते हैं, ठीक है ना। हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते राज्यसभा की वोटिंग में, ठीक है ना। उसी तरह से इसको लोकसभा को हम इसी तरह से अब हम लोकसभा को लोअर हाउस भी बोलते हैं। लोअर हाउस क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि लोकसभा को हम लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। डिसॉल्व कौन करता है, विघटित कौन करता है, विघटन हो सकता है लोकसभा का, और वो कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है ना। ये पावर किसके पास होती है, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है ना। और राज्यसभा को हम कभी भी विघटित नहीं कर सकते हैं, उसको हम डिसॉल्व कभी भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। 1952 में जब हमारी राज्यसभा बनी थी, तो तब से लेकर आज तक हमने तब से लेकर आज तक राज्यसभा विघटित नहीं हुई है, डिसॉल्व नहीं हुई है, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ क्या है लोकसभा के अंदर, कि इसका जो सेशन होता है, इसका जो टर्म होता है वो 5 ईयर्स का होता है, और राज्यसभा का कितना होता है, 6 ईयर्स का होता है। लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, उसको हमें पता है कि उसको कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके जो मेंबर्स होते हैं 1/3 मेंबर्स, उनको हर 2 साल में रिटायर किया जाता है, और उनके बिहाफ पर नए मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है, चुना जाता है, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं लोकसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर जो सीट्स हैं टोटल, वो कितनी सीट्स हैं आपकी, 552 सीट्स हैं, जिसमें से अभी सिर्फ 545 पर ही चुनाव किए जाते हैं, बाकी जो 7 हैं वो अभी खाली छोड़ी हुई हैं, ठीक है ना। 545 में से 530 तो वो होती हैं जो जहाँ पर मेंबर्स स्टेट से चुनकर आते हैं, ठीक है ना। 13 जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज़, केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं, ठीक है ना। और जो 2 होते हैं वो एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व्ड होती हैं, ठीक है ना। ऐसे ही राज्यसभा के अंदर जो टोटल सीट्स होती हैं वो होती हैं आपकी 250, जिसमें से कि आज अभी जो होते हैं चुनाव वो सिर्फ 245 पर ही होते हैं, ठीक है ना। बाकी जो 5 हैं वो खाली छोड़ी हुई हैं अभी, ठीक है ना। 245 में से 230 तो चुनकर आते हैं मेंबर्स, ठीक है ना। और 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो ये होगी हमारी राज्यसभा के बारे में डिटेल, ठीक है ना। अब हम पढ़ लेते हैं क्या हमारी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो हमारी आती है, सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। इसका टर्म भी जो होता है वो 5 साल का होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको भी हम डिसॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी डायरेक्ट इलेक्शन ही होते हैं, जैसे लोकसभा होती है ऐसे ही हमारी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है। अब इसमें जो मिनिमम लिमिट होती है मेंबर्स की वो होती है 60, बट कुछ यहाँ पे एग्जेप्शन है, जैसे कि सिक्किम है, उसमें जो टोटल सीट्स हैं वो हैं आपकी 32, गोवा हो गए आपका, मिज़ोरम हो गए, उसमें कितनी है 40, पुदुचेरी हो गई आपकी, उसमें कितनी है आपकी 30 सीट्स हैं, शायद 30 सीट्स है पुदुचेरी के अंदर, ठीक है ना। तो ये हो गए आपकी कुछ एक्सेप्शन, ठीक है ना। और जो मैक्सिमम लिमिट है वो है इसमें 500 मेंबर्स की, 500 से ज़्यादा इसमें मेंबर्स नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना।
अब हम बात कर लेते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर कोई स्टेट चाहती है तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को इस्टेब्लिश करे, नहीं तो ना करे, उसकी मर्ज़ी है। इतना कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है इसका, ठीक है ना। इसीलिए सिर्फ 7 स्टेट्स ही ऐसी हैं जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है और किसी भी यूनियन टेरिटरी के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ठीक है ना। मिनिमम लिमिट कितनी होती है इसकी? मिनिमम लिमिट होती है इसकी 40 मेंबर्स और मैक्सिमम लिमिट होती है इसकी 1/3 मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। विधानसभा के 1/3 मेंबर्स से ज़्यादा इसकी लिमिट नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ओवरऑल थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इंडियन पॉलिटी के बारे में कि आगे हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया रहे, ठीक है ना, कि एग्जैक्ट में है एक्चुअली में ये सब चीज़ें हैं क्या। तो अभी तो हमने ये सिर्फ थोड़ा थोड़ा देखा है इन सब के बारे में। अपने नेक्स्ट लेक्चर से हम डिटेल स्टडी स्टार्ट करेंगे एक एक टॉपिक को लेकर, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर हम अपना यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा ये। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपनी अच्छे से स्टडी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।